नमस्कार। 22 के महासमर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम त्रिपाठी और 22 के महासमर में आज हम बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के मिशन पश्चिम की। सीएम योगी पश्चिम यूपी के दौरे पर हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे। 22 के महासमर में आपको बताएंगे कैसे बीजेपी पूरब से लेकर पश्चिम तक यूपी को साधने के मिशन पर काम कर रही है। लेकिन महासमर में हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम के शामली दौरे की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ शामली के दौरे पर रहे, जहां से उन्होंने बीजेपी के मिशन पश्चिम का आगाज किया है और सीएम अगले कई दिन तक पश्चिम यूपी में रहने वाले हैं, जहां वो भारतीय जनता पार्टी की कमजोर नब्ज जो मानी जा रही है उस धारणा को ध्वस्त करने का काम करेंगे। साथ ही पश्चिम को साधने की रणनीति की भी जमीन पर उतारेंगे। योगी ने पूरा किया अपना वादा, फिर पश्चिम को जीतने का इरादा। सीएम योगी पश्चिम में बीजेपी को मजबूत करने में लगे हैं। किसान आंदोलन और जाट मुस्लिम फैक्टर की वजह से पश्चिम यूपी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है और ऐसे में खुद सीएम ने इस चुनौती को फतह करने का बीड़ा उठाया। पश्चिम यूपी में बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी है क्योंकि पूरे यूपी में करीब 19% मुस्लिम आबादी है, जबकि पश्चिमी यूपी में 35% सीटें मुस्लिम बाहुल हैं। शहरी क्षेत्रों में 32% मुस्लिम आबादी है तो ग्रामीण इलाकों में 16% मुस्लिम आबादी। रामपुर और कैराना सबसे बड़ी मुस्लिम बाहुल सीटें हैं और ऐसे में मजबूत होता जाट मुस्लिम फैक्टर बीजेपी के लिए एक चुनौती से कम नहीं है। 2017 के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की थी उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई। बहुत सारे परिवार वापस आए हैं। मजबूत होते मुस्लिम जाट फैक्टर के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैराना से पलायन को मजबूर हुए परिवारों से मुलाकात कर उन्हें मजबूत सुरक्षा का भरोसा दिया। सीएम ने कहा कि सबकी मदद करेंगे, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। देश के अंदर ये समाचार काफी सुर्खियों में भी था। ये वही परिवार हैं जिन्हें 2017 से पहले पलायन को मजबूर होना पड़ा था। 2017 के चुनाव में कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा गरमाया था। 30 मई 2016 को बीजेपी सांसद ने मुद्दा उठाया। पलायन करने वाले परिवारों की लिस्ट जारी की गई। कैराना से 346 हिंदू परिवारों ने पलायन किया था। इलाके के ज्यादातर घरों पर मकान बिकाऊ लिखा था। बीजेपी ने 2017 चुनाव में इस मुद्दे को भुनाया था। यूपी में पलायन और दूसरे मुद्दों को लेकर तब संसद में योगी आदित्यनाथ ने एक तस्वीर लोगों के सामने यूपी के विकास की रखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था वो कैसा प्रदेश बनाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का प्रदेश होगा, देश का उत्कृष्ट प्रदेश होगा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होगा, दंगों से मुक्त प्रदेश होगा, अराजकता और गुंडागिर्दी से मुक्त प्रदेश होगा और उत्तर प्रदेश में हम विकास का एक ऐसा मॉडल देंगे कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। सीएम बनते ही योगी आदित्यनाथ ने अपने मिशन पर काम शुरू किया। कैराना से पलायन करने वालों और पलायन के बाद वापसी करने वालों को लेकर जांच रिपोर्ट तैयार कराई। इसके बाद उनके रोजगार का इंतजाम किया गया। पिछली समाजवादी पार्टी सरकार के समय जिन परिवारों को क्षति पहुंचाई गई थी, उनके परिवार के सदस्यों की निर्मम हत्या हुई थी। मैंने जिला प्रशासन से इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है। उसमें से बहुत सारे दोषी कार्रवाई उनकी हो चुकी है। सरकार उनको कुछ कंपनसेशन भी देगी, मुआवजा भी देगी, जिससे वे लोग फिर से यहां पर अपने व्यवसाय को और अपने अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकें। पश्चिम यूपी को साधने के लिए सीएम का सबसे बड़ा संदेश यही है। वो खुद कहते भी हैं
5 साल में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, ना माफियाओं और अपराधियों को शह मिली। दंगा और अपराध ही पश्चिमी यूपी के लिए एक बड़ी परेशानी था, जिसको खत्म करने का संदेश सीएम ने दे दिया है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो सीएम योगी आदित्यनाथ मिशन पश्चिम पर हैं, तो पश्चिमी यूपी के लिए उनके पास पूरा प्रोग्राम है। जहां चुनावी दौरों को लेकर सीएम अगले कई दिन तक लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान सीएम कई जनसभाओं को भी संबोधित करने वाले हैं। सीएम योगी का मिशन पश्चिम, पश्चिम का खिलाफ फतह करने का प्लान। कैराना में मुलाकात, आजम के गढ़ में दहाड़। सीएम योगी आदित्यनाथ मिशन पश्चिम को फतह करने निकले हैं। कैराना में उन्होंने जहां पलायन से पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, वहीं शामली में सीएम ने पीएससी कैंप का शिलान्यास किया। पीएम आवास के लाभार्थियों को सौगात भी दी। इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में विपक्ष को आड़े हाथों लिया। सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे, कानून को हाथ में लेने की किसी को छूट नहीं। सुरक्षा सबको, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया तो फिर उसको भी मालूम है कि कौन से लोग की यात्रा पे फिर निकलना है। सीएम योगी आदित्यनाथ शामली के बाद रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अग्निशमन केंद्र और डिग्री कॉलेज समेत करीब 1142 लाख की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं लाखों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ। हमारे पर्व और त्योहार भाइयों बहनों इसी विरासत के हिस्से हैं, लेकिन कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगता है। उन लोगों ने इस रामपुर की विरासत को भी नष्ट करने का षड्यंत्र किया था, और इसीलिए हम लोग बार बार आए थे ये कहने के लिए कि रामपुर की विरासत को भी छोड़े रखेंगे, लेकिन किसी भूमाफिया को सत्ता के संरक्षण में रह करके गरीबों, दलितों, वंचितों, व्यापारियों की संपत्ति पर भी कब्जा नहीं करने देंगे। और आज रामपुर में इसीलिए हम लोग आए हैं। सीएम पश्चिम के किले को फतह करने के प्लान के साथ निकले हैं, तो खाली हाथ भी नहीं हैं। अगले 7 दिन का प्लान फिक्स है, लेकिन अगले 3 दिन में सीएम पश्चिमी यूपी के कई शहरों का दौरा करेंगे, जिसमें 9 नवंबर को शाहजहांपुर में रहेंगे। पूरे जिले में सीएम के 3 प्रोग्राम हैं। शाहजहांपुर में सीएम 4 घंटे तक रुकेंगे। जलालाबाद में शिलान्यास, लोकार्पण और जनसभा करेंगे। शाहजहांपुर की आवास विकास कॉलोनी भी जाएंगे और साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का 10 नवंबर का दौरा भी तय है। 10 नवंबर को सीएम योगी भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में रहेंगे। वृंदावन में ब्रज रजोत्सव का उद्घाटन करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे। संतों के साथ बैठक और भोजन का भी कार्यक्रम है और कृष्ण जन्मभूमि दर्शन का भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। ऐसा नहीं है कि सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी दौरे के चलते पश्चिमी यूपी में हो। सीएम ने कोरोना काल में भी लगातार प्रदेश के हर जिले का दौरा किया। उन्होंने नोएडा न आने के मुख्यमंत्रियों के मिथक को भी तोड़ा। सीएम योगी अब भी लगातार हर जिले में अपना विकास रथ लेकर पहुंच रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। रामपुर में सीएम योगी ने कोरोना काल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल जेल में बंद लोगों का भी इलाज किया गया। टीका, दवा, राशन सब कुछ फ्री दी गई, जबकि विपक्ष घर में छिपा बैठा रहा। कोरोना घर में जिनको हुआ उनको तो ठीक किया ही गया, जो जेल में भी कोरोना से पीड़ित थे उनको भी ठीक करवाया गया। और भाइयों बहनों, कोरोना में उपचार फ्री, टेस्ट फ्री, अन्न योजना, खाद्यान्न योजना फ्री और वैक्सीन भी फ्री। पहले वैक्सीन ही नहीं आती थी। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में ये विपक्ष के नेता घर में बैठे थे, अपने भी पदाधिकारियों का हालचाल नहीं ले पा रहे थे, इतने भयभीत हो गए थे।
यूपी को जीतने की रणनीति का दारोमदार सीएम योगी के कंधों पर है, लेकिन पीएम मोदी और चुनावी रणनीतिकार और बीजेपी के चाणक्य भी यूपी में चुनावी ताल ठोकने वाले हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री भी अपने प्रोग्राम में बदलाव करते नजर आए हैं। बाईस के महासमर को जीतने के लिए बीजेपी की तैयारी सीएम योगी के इर्द गिर्द ही नहीं है। सीएम योगी पश्चिम के मोर्चे पर हैं, तो पीएम मोदी पूरब को साधने की तैयारी में हैं। योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जल्द ही लोकार्पण होने वाला है। 16 नवंबर को खुद प्रधानमंत्री मोदी इस एक्सप्रेसवे को लोकार्पित करने वाले हैं। आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि लखनऊ से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया तक जाता है, इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और 16 नवंबर को सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं, यानी कि इसका लोकार्पण किया जाना है। गौरतलब है कि 2018 में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला आजमगढ़ में रखी थी और तकरीबन 3.5 सालों में ये एक्सप्रेसवे अब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। देखा जाए तो कोविड की वजह से इस एक्सप्रेसवे के बनने में थोड़ी सी देरी भी हुई, क्योंकि उस वक्त काम धंधे सारे बंद थे, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि रिकॉर्ड समय में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। देखा जाए तो इस एक्सप्रेसवे के बनने से माना जा रहा है कि पूर्वांचल के विकास को एक नई गति मिलने वाली है। 16 नवंबर को पीएम सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। सुल्तानपुर में सड़क तो जेवर में जट की रणनीति पर काम जारी है। पीएम मोदी 25 नवंबर को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, लेकिन पीएम मोदी से पहले गृह मंत्री अमित शाह 13 नवंबर को पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे और उसके बाद अमित शाह अखिलेश के गढ़ में आजमगढ़ विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया जाना है प्रधानमंत्री मोदी के हाथों, लेकिन उससे पहले ही पूर्वांचल को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वो सौगात होगी आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के रूप में। हाल ही में योगी सरकार ने आजमगढ़ में एक नई यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद अमित शाह 13 नवंबर को आजमगढ़ पहुंचेंगे और उस यूनिवर्सिटी की आधारशिला अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों रखी जाएगी। हालांकि 2 से 3 दिन पहले खुद मुख्यमंत्री आजमगढ़ पहुंचे थे और जहां पर यूनिवर्सिटी का निर्माण होना है, मुख्यमंत्री के द्वारा उस जगह का निरीक्षण भी किया जा चुका है। चुनावी मौसम में सौगातों की झड़ी है तो कानपुर का भी इंतजार खत्म होने वाला है। आईआईटी से मोती झील तक मेट्रो पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में सीएम योगी तय वक्त से पहले 10 नवंबर को कानपुर मेट्रो के पहले फेज के ट्रायल का शुभारंभ करेंगे। मेट्रो कानपुर की बनकर लगभग तैयार है। इसका ट्रायल रन 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सुबह 10 बजे यहाँ पर किया जाएगा। हाल ही में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने मेट्रो के काम का जायजा लिया। कानपुर मेट्रो परियोजना के पहले चरण के तहत आईआईटी से मोती झील तक निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। दूसरे चरण का काम शुरू किया गया है। पहले चरण में 2 बार मेट्रो का ट्रैक ट्रायल सफलतापूर्वक किया जा चुका है। सीएम 15 नवंबर को शुभारंभ करने वाले थे, लेकिन अब सीएम का कार्यक्रम बदल गया और 10 नवंबर को इसका शुभारंभ होना है। टीम न्यूज स्टेट। तो अब आपको बताते हैं बीजेपी के लिए कैसे कैराना एक मुद्दा बन गया और 22 के लिए क्यों अहम है। 2016 तक कैराना में हिंदू परिवार पलायन रहा है और 2017 चुनाव में बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया। सरकार बनते ही पलायन रोकने पर कदम उठाए और योगी ने पलायन किए परिवारों की घर वापसी करवाई। बीजेपी 2022 में इसे फिर से बड़ा मुद्दा बना रही है। तो रामपुर में सीएम ने अपराधियों को 2 टूक शब्दों में चेताया और उन्होंने कहा कि पर्व त्योहार में माहौल खराब करने वाले और अवैध कब्जा करने वाले की संपत्ति पर बुलडोजर चलता रहेगा। तो 22 के महासमर में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।